हेलो एवरीवन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है टॉर्क ऑन करंट लूप और वी कैन से मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उस पर एक टॉर्क लगने लगेगा। उस टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है ना। और कहीं ना कहीं इस टॉपिक में हमें मैग्नेटिक डाइपोल नाम का एक टॉपिक है जिसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो टॉर्क कैसे लगता है जब किसी करंट कैरिंग लूप को कहां रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। ये कुछ वैसी ही बात है जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर भी एक टॉर्क लगने लगता है जिसकी वैल्यू आप पीई साइन थीटा करके निकाला करते थे या पी क्रॉस ई करके निकाला करते थे, है ना। वहां पर नेट फोर्स 0 हुआ करता था लेकिन एक टॉर्क निकल कर आता था जिसे आप पी क्रॉस ई वैल्यू से फाइंड आउट करते थे, जहां पर पी आपका क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था और ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी। उसी तरीके से हम यहां पाएंगे कि जब एक करंट कैरिंग लूप को, जो यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर लूप दिखाया हुआ है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमने प्रोवाइड करवाई, यहां पर ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी कौन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है जिसमें यहां पर सोर्स बैटरी के थ्रू हमने करंट प्रोवाइड की हुई है, क्लियर है। तो इस लूप पर कितना फोर्स लगने वाला है, कितना टॉर्क लगने वाला है, उसे एक एक करके हम देखते हैं। अब इस लूप में यहां पर आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से करंट चलेगा और इस तरीके से करंट आकर वापस नेगेटिव टर्मिनल पर लौट आएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बी वाले सेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, बीसी वाले सेक्शन में राइट में, सीडी वाले सेक्शन में डाउनवर्ड और डीए वाले सेक्शन में आप पाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में करंट है ना। और हमने ये पढ़ा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है जिसे हम आई एल क्रॉस बी से फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड पर बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन पर किधर फोर्स लगने वाला है। तो अगर ए बी वाले सेक्शन को हम देखें, ये मैंने इसका थोड़ा सा टॉप व्यू आपको दिखाया हुआ है। अगर इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये लूप ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे। ये ए बी सेक्शन है, ये बीसी है, डाउनवर्ड में सीडी है और इधर ये डीए है। तो ए बी वाले सेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो आई एल क्रॉस बी जब हम करेंगे तो एल क्रॉस बी के लिए क्या करें, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर ले, करंट ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करें। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप कर्ल करेंगे तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये अगर आपका ए बी वाला सेक्शन है तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा इस तरीके से, ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अब अगर बीसी वाले सेक्शन पर मैं आऊं तो बीसी वाले सेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो एंगल यहां पर 0 हो गया, यानी कि बीसी सेक्शन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं कह सकता हूं डीए वाले सेक्शन पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि डीए वाले सेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एंटी पैरेलल वाला केस है। तो यहां पर भी डीए वाले सेक्शन में फोर्स कितना निकल कर आने वाला है, 0 निकल कर आने वाला है। ए बी वाले सेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। सीडी वाले सेक्शन में बात करते हैं, सीडी वाले सेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सी से डी की तरफ, ठीक है, मतलब कि ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि सीडी वाला सेक्शन अगर ये है तो इस पर फोर्स बाहर लग रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा लूप है, ये मेरा लूप है, इसमें से ये ए बी सेक्शन है और ये मेरा सीडी सेक्शन है। ए बी सेक्शन पर पीछे की तरफ फोर्स लगा और सीडी सेक्शन पर आगे की तरफ फोर्स लगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स, अगर करंट की वैल्यू सेम है और ए बी और सीडी सेक्शन की लेंथ सेम है तो आई एल क्रॉस बी से मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही सेम है दोनों के लिए। तो आई एल क्रॉस बी से मैं कह सकता हूं कि इन दोनों पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, यानी कि नेट फोर्स तो 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। इस एफ का भी सेंटर के अबाउट टॉर्क आ जाएगा और इस एफ का भी सेंटर के अबाउट टॉर्क आ जाएगा, यानी कि नेट टॉर्क कुछ आ जाएगा आपके पास। आई बात समझ में, यानी कि ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल जनरेट कर देंगे, जिस कपल की वजह से ये लूप क्या करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से रोटेट होने लग जाएगा। और टॉर्क की डायरेक्शन आपको देखनी है तो टॉर्क की डायरेक्शन देख लो आप, टॉर्क की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी लूप की एक्सिस के अलोंग।
ये आपका टॉर्क आ जाएगा, ये लूप के अलोंग, यानी कि ये ऐसे घूमने स्टार्ट कर देगा। अब इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लेते हैं अपन। टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालें? टॉर्क की वैल्यू हम लोग निकालते हैं आर क्रॉस एफ से, ठीक है, आर क्रॉस एफ से निकालते हैं। यहां पर लूप को बना देता हूं मैं, ये मेरा लूप है आपके सामने, जिसका ये ए बी सेक्शन है और ये सी डी सेक्शन है, ठीक है। सेंटर एक्स या एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क अगर मैं निकालूं तो ये साइड मुझे बी के बराबर दे रखी है और ये साइड मुझे ए के बराबर दी हुई है। आ गई बात समझ में? अच्छा, यहां पर एफ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। एफ की वैल्यू होगी किसके बराबर? एफ की वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी, है ना। अब यहां पर एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू अपने को 1 कंसीडर कर लेनी है। एल जिस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस सेक्शन की लेंथ, वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो ए बी वाले सेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? बी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? कैपिटल बी। तो जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? आई बी बी। चाहे आप ए बी वाले सेक्शन पर फोर्स पता कर लीजिए, सी डी वाले पर पता कर लीजिए, लेंथ दोनों की सेम है, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो दोनों पर लगने वाला फोर्स क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, दैट इज आई बी डी। क्लियर है भाई बात? अब बात करते हैं टॉर्क की, है ना। टॉर्क क्या होगा भाई? टॉर्क होगा एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी जो कि a/2 के बराबर है। चाहे ए बी वाले सेक्शन के लिए बात कर ले, चाहे सी डी वाले सेक्शन के लिए बात कर ले, इंटू फोर्स। फोर्स दोनों के लिए आई इंटू बी के बराबर है। और एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है यहां पर? a/2। तो नेट टॉर्क जब इस पर लिखा जाएगा लूप पर, तो ए बी वाले सेक्शन पर टॉर्क प्लस सी डी वाले सेक्शन पर टॉर्क, क्योंकि दोनों पर टॉर्क जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो ए बी वाले सेक्शन पर टॉर्क कितना है? फोर्स, यानी कि आई बी बी इंटू a/2। और इतना ही टॉर्क किस पर भी है? सीडी वाले सेक्शन पर है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? इसका डबल कर दीजिए। इसका डबल जैसे ही करेंगे तो नेट टॉर्क जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? वो निकल कर आ रहा है, यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, नेट टॉर्क आएगा आई इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ए इंटू बी क्या हो गया? आपका इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो इसी टॉर्क को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इंटू एरिया ऑफ दिस लूप इंटू बी। ये टॉर्क निकल कर आया। यानी कि अगर इस करंट कैरिंग लूप को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा ऑब्वियसली, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स तो 0 था, लेकिन इस पर एक टॉर्क लग रहा था, जिस टॉर्क की वैल्यू आई इंटू एरिया ऑफ दिस लूप इंटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आई। इस टॉर्क की वजह से ये लूप क्या करने लग गया? मेरा रोटेट होने लग गया। क्लियर है भाई? ये कुछ वैसी ही बात है जैसा कि अपन एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां रख दिया करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया करते थे। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स तो 0 हुआ करता था, लेकिन उस पर लगने वाला नेट फोर्स तो 0 हुआ करता था, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता था। वो डाइपोल क्या करने लगता था? वहां पर रोटेट करने लगता था उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर, है ना। तो सिमिलरली यहां पर भी ये लूप क्या करने लगा? मेरा रोटेट करने लगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अभी सिचुएशन क्या है? अभी ये मेरा क्या है? लूप का ये जो लूप है मेरा इस प्लेन में रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी इसी प्लेन में है ना। मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में मेरा सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है उसी प्लेन में मेरा लूप भी है। अब अगर मैं टॉर्क इस पर लगा और इस पर टॉर्क लगने की वजह से थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो अगर ये रोटेट अगर थोड़ा सा हो गया है, तो रोटेट हो जाने के बाद अगर इस पर मैं फोर्सेस की चर्चा करूं तो किस किस डायरेक्शन में क्या फोर्सेस होंगे, उसके लिए फिर से आप देखिए। अब अगर मेरा ये लूप थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो मेरा जो फिगर ड्रॉ होगा यहां पर वो कुछ ऐसा होगा। ये ऐसा कुछ लूप हो गया मेरा, है ना। थोड़ा सा ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, ठीक है। ऐसा अगर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अभी इसका जो एरिया है वो इस तरीके से हो गया है ना, थोड़ा सा एंगल पर हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो एरिया है उसके बीच में कुछ एंगल आ गया है, मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। ये मेरी अभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एरिया जो है मेरा इधर हो गया है। अभी एरिया भी बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, इसलिए उस पर नहीं आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर फोर्सेस की बात की जाए तो
ए बी और सी डी वाली आर्म पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसकी बात करेंगे, और वो फोर्स ही क्या ला रहा होगा, एक टॉर्क ला रहा होगा, कपल ला रहा होगा, जिसकी वजह से अभी भी घूमता जाएगा। लेकिन अब जो आपकी ये वाली आर्म है बीसी और डीए, इस पर भी फोर्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ एंगल आ गया है। पहले तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में यहां पर एंगल 0 था या 180 था, लेकिन अब अगर एंगल आ भी गया है तो बीसी वाली आर्म पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और सीडी वाली आर्म पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी भी ये फोर्स क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग ये फोर्स लग रहा है तो कोई टॉर्क भी नहीं ला पा रहा है। तो बीसी और सीडी वाली आर्म पर जो फोर्स लग रहा है अभी भी वो मेरे काम का नहीं। अभी भी मुझे जिस फोर्स की चर्चा करनी है वो कौन सा फोर्स है, जो ए बी और सी डी आर्म पर लग रहा है, ठीक है। और वो फोर्स कितना ही लग रहा है भाई, वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, आई इंटू बी, क्योंकि ना तो मैग्नेटिक फील्ड बदली, ना ही करंट बदली, ना ही उनकी लेंथ बदली है। हां, अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो मेरी आर्म जो है कुछ ऐसी हो गई है। तो अब जो फोर्स है, जैसे ए बी वाली आर्म है, इस पर लग रहा था मेरा अंदर की तरफ, और सी डी वाली आर्म पर लग रहा था बाहर की तरफ, है ना। तो अगर इस फोर्स को मैं दिखाने की कोशिश करूं, जैसे ये मैं फोर्स दिखा रहा हूं, समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या ए बी वाली आर्म पर लग रहा था ऐसे, और सी डी वाली आर्म पर लग रहा था बाहर की तरफ, है ना, ऐसे रोटेट हो रही थी। ये दूरी मेरी ए है, ये मेरा एफ, और ये भी मेरा एफ। अब जो परपेंडिकुलर दूरी है, ये एंगल थीटा है। अब जो परपेंडिकुलर दूरी है वो कुछ ये बची है, ये कुछ फोर्सेस हो गए हैं, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है ना। तो जो परपेंडिकुलर दूरी है इस फोर्स की, ये आपका यहां से यहां तक a/2 है। परपेंडिकुलर दूरी अब कितनी बची है, a/2 साइन थीटा, है ना। तो जो टॉर्क है वो उतना नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था, क्योंकि पहले थीटा जो था वो 90 डिग्री था, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम थी 1। अब कुछ एंगल आ गया है, एंगल आ जाने की वजह से कुछ जो परपेंडिकुलर दूरी है वो कितनी रह गई है, आप ध्यान से देखिए, a/2 साइन थीटा। तो जो नेट टॉर्क आने वाला है वो नेट टॉर्क कितने आने वाला है, F यानी कि I इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर दूरी, एंड परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, a/2 साइन थीटा। ये एक आर्म पर फोर्स है, तो दोनों पर नेट टॉर्क जब निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर जो नेट टॉर्क आने वाला है वो कितना आने वाला है, a इंटू बी को एरिया कर देंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो नेट टॉर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, IA B इंटू साइन थीटा। आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, और एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो टॉर्क आता है PE साइन थीटा, कुछ ये फॉर्मूला था। आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई है, साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, उसकी जगह पर I इंटू ए लिखा हुआ है। इस I इंटू ए को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल m से, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सेम उसी तरीके का फॉर्मूला है, क्योंकि वहां पर डाइपोल मूवमेंट था, यहां पर इसे क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि सारी टर्म्स वैसी की वैसी हैं। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट था, ऐसा ही ये टर्म भी होना चाहिए, जिसे यहां पर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इसीलिए इस टर्म को इलेक्ट्रिक या डाइपोल मूवमेंट ना नाम देकर क्या नाम दिया हमने, मैग्नेटिक मूवमेंट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिफाइंड एज, अगर किसी लूप में जिसका एरिया ए है करंट I फ्लो हो रही है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे डिफाइन किया गया, I इंटू ए। वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू I इंटू वेक्टर ए, क्योंकि करंट तो स्केलर होता है, तो जिस डायरेक्शन में एरिया उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। इसकी यूनिट की चर्चा कर ले तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। जैसे
हमारे फिगर में हम देखें ध्यान से, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। ये मेरा लूप है, इसमें इधर ऊपर ये, तो आपको क्या करना है, लूप के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, तो जो थंब आएगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है, अंदर की तरफ, ये ऐसे, इधर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। आई मेरी बात समझ में भाई? तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने डिफाइन किया, M इज इक्वल टू I इंटू A। इस फॉर्मूले को हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या 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 लिख देते थे, P क्रॉस E। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया IAB साइन थीटा, यही फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, IA को M लिख देंगे तो बन जाएगा MB साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो M क्रॉस B। सेम उसी तरह का कुछ फॉर्मूला, सेम उसी तरीके का कुछ फॉर्मूला। अगर M और B के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो नेट टॉर्क कितना होगा, 0। या M और B के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो नेट टॉर्क कितना होगा, 0। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब M और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, जो कि हमारा इनिशियल केस में था। मैग्नेटिक मूवमेंट किधर था, अंदर की तरफ, और B किधर था, इधर। मैग्नेटिक मूवमेंट और B के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क आ रहा था आपका IAB, और जैसे ही ये थोड़ा सा घूमा तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल आ गया, कुछ एंगल आ गया तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, जो 90 से कम होगी, तो जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आप MB साइन थीटा ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज, जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तब नेट फोर्स तो, क्योंकि लूप पर 0 ही है मेरा, हमेशा कोई भी एंगल हो नेट फोर्स तो 0 ही है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला केस है, कैसा केस है जिसमें नेट टॉर्क भी 0 आ रहा है। यानी कि लूप पर 0 डिग्री एंगल या 180 डिग्री एंगल पर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। यानी कि इन दोनों केसेस में आपका जो लूप है वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है। और इक्विलिब्रियम हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब 0 डिग्री वाला केस होगा तो 0 डिग्री वाले केस में क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। यानी कि आपका लूप ऐसे हो गया, लूप ऐसे हो गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है लूप में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया आपका किस डायरेक्शन में, राइट में, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी इधर ही है। तो एंगल कौन सा हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि नेट टॉर्क कितना हो गया लूप पर, 0 हो गया। अब अगर लूप पर फोर्स नेट टॉर्क भी 0 हो गया और इस कंडीशन से अगर मैं इसको थोड़ा सा और घुमाऊं, थोड़ा सा और घुमाऊंगा तो अब टॉर्क आने लगेगा। और जैसे इस पर टॉर्क आने लगेगा तो टॉर्क इस तरीके से आएगा, टॉर्क इस तरीके से आएगा कि जैसे मान लो मैंने घुमाकर ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा किधर हो गया, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था क्लॉकवाइज, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा थोड़ा सा एंगल पर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है। M क्रॉस B करो, M क्रॉस B जब आप करेंगे तो टॉर्क जो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, घूम ऐसे रहा है, घूम ऐसे रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टर्न किया इस पोजीशन से तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, टॉर्क जो आ रहा है इसके अपोजिट में आ रहा है। टॉर्क जैसे ही अपोजिट में आया तो जिधर ये घूम रहा है उसके अपोजिट में टॉर्क आते इसको वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिससे आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो लूप चाह रहा है कि वापस उसी पोजीशन को गेन कर ले। यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम था ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इज इक्वल टू 180 वाला जो होगा अकॉर्डिंगली वो कैसा हो जाएगा भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि यहां पर भी जब मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप, सारी चीजें वैसी की वैसी ही है, जैसे डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर निकालते थे वैसी की वैसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगने लगेगा। टॉर्क लगने लगेगा तो दो पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम होगा, एक कंडीशन वो आएगी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक कंडीशन वो होगी जहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है भाई? टॉर्क की वैल्यू आप निकालेंगे M क्रॉस B से, जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और जब 180 डिग्री एंगल होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन किया था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कैसा डिफाइन किया था कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज लेकर आइए, उनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दीजिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। वहां पर दो चार्जेस होते थे, अलग अलग नेचर के होते थे, किस डिस्टेंस पर रखे होते थे। अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल हमें क्रिएट करना है या मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करें। यहां पर तो दो तरह के हमारे पास चार्जेस है नहीं, है ना, दो तरह के चार्जेस है नहीं जिनका नेचर भी अलग अलग हो, और
यहां पर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो सिंगल किसी पोल का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। नॉर्थ और हमेशा साउथ जो होते हैं वो साथ में होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो अलग अलग रखे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं किया जा सकता कभी भी। तो मोनोपोल का एग्जिस्टेंस भी यहां पर नहीं है। तो फिर इसे डिफाइन कैसे किया जाए, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मान लो एक लूप है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें एक लूप ही था, जहां पर हम एम आई इंटू ऐसे डिफाइन किया था हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को। तो मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, जिसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं भाई, है ना। ये ऐसे एक करंट कैरिंग लूप हुआ करता था, जिसकी एक्सिस पर, जिसमें मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, रेडियस आर है, और इसकी एक्सिस पर यहां एक्स दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने सीखा था, वो क्या सीखा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमने सीखा था, ठीक है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। मान लो अगर ये जो x है, यानी कि ये जो पॉइंट है जो सेंटर से x दूरी पर है, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाली हुई है, ये पॉइंट अगर बहुत दूर हो, इस लूप से बहुत दूरी पर हो, तो उस केस में फॉर x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, उस केस में क्या कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर को लगभग कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सिस पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर बहुत दूर हुआ तो एक्स की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर आर से बहुत ज्यादा हो गई तो आर स्क्वायर को लगभग क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में 0 मान लेंगे। तब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकल कर आ रही है, कितनी हो जाएगी, ऊपर तो आपका बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर खत्म हो गया आपका, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचा, नीचे आपका बचा एक्स क्यूब, नीचे आपका क्या बच गया, एक्स क्यूब, ठीक है। अब सुनिए, पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और पाई से ही मैंने डिवाइड कर दिया, है ना। ऐसा करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पर मैं निकाल रहा हूं, कितनी बन गई वो, ऊपर ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर जो है ये मेरा एरिया ऑफ लूप बन गया, एरिया ऑफ लूप बन गया, है ना। और एरिया इंटू आई, आई इंटू ए, अभी अभी मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन किया था, तो आई इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि ऊपर क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट इंटू एम, और नीचे मेरे पास क्या है, पाई इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, पाई इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है भाई बात यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, म्यू नॉट एम अपॉन पाई इंटू एक्स क्यूब। एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर की हमने, यहां पर 2 और होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसमें यहां पर 2 और होता है, तो यहां पर 2 होगा और यहां पर भी 2 होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 से और मल्टीप्लाई, 2 से और डिवाइड कर देने के बाद यही फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, नीचे तो मेरे पास हो गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर आ गया है मेरे पास 2m अपॉन एक्स क्यूब, 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक्सिस पर। अब इसे कंपेयर करते हैं हम किसी डाइपोल की वजह से, उसके एक्सिस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था 2kp/r क्यूब, के हुआ करता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो एक कांस्टेंट हुआ करता था के, और इसके अलावा लिखा हुआ है 2p/r क्यूब। अब इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले को एकदम कंपेयर कीजिए आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो ये 10⁻⁷ बचेगा, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी। उसकी जगह पर ध्यान से देखिए, यहां 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, यहां पर है 2p/r क्यूब, यहां पर है 2m/r क्यूब, यहां पर क्या हो गया 2m/r क्यूब। m क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्या है, p यहां पर डाइपोल मूवमेंट, यानी कि ये सर्कुलर लूप जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह काम करने लग गया, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करने लग गया, मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन कब, जब आप इस लूप से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं वो पॉइंट बहुत दूर है
इसके सेंटर से, तब ये किसकी तरह काम करने लग गया, मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह। और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला एग्जैक्टली कुछ वैसा ही है जैसा कि हम डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे। क्लियर है भाई बात? चलिए, तो ये एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। आप एक और चीज याद कीजिए, वहां पर हम उस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी क्या निकाला करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे, जिसका फॉर्मूला आया करता था कितना, केपी बाय आर क्यूब। कितना आया करता था, केपी बाय आर क्यूब। अब यहां पर भी हम वही कुछ करने वाले हैं। कैसे, अगर मैं पॉइंट इस लूप के प्लेन में लूं और इस लूप के प्लेन में सेंटर से x दूरी पर लूं, जहां पर x मेरा बहुत ज्यादा है, तो फिर सिमिलरली वही फॉर्मूला मेरा क्या बन सकता है, जैसे वहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था कितना, केपी बाय आर क्यूब। यहां पर वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के की जगह पर क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट है क्योंकि, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मेरा कांस्टेंट यहां पर चल रहा है। पी की जगह आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, और आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब। आर मैंने एक्स के फॉर्म में लिया हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब। ये इलेक्ट्रिक या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल रहे हैं भाई, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं यहां पर, तो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे वहां पर, यहां पर क्या निकाल रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला, जहां पर x, बस ये ध्यान रखना है, जहां पर x सेंटर से दूरी है और x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, यानी कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन कब, जब आप बात कर रहे हैं किन पॉइंट्स की, जो पॉइंट्स उसके सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पर है। अगर वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूरी पर है तो वो एक्सिस पर होंगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हैं, और अगर वो इक्वेटोरियल पॉइंट्स होंगे तो वहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये दो टॉपिक आज हमने पढ़े, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं ताकि इन दोनों टॉपिक को आप इजीली रिवाइज कर पाए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने डिफाइन किया था I इंटू ए से, है ना, करंट इंटू एरिया से, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू ए से डिफाइन किया है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, I यानी एम्पियर, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। थर्ड, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कितना लगता है भाई, जैसे वहां फॉर्मूला होता था P क्रॉस E, यहां फॉर्मूला होगा M क्रॉस B, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन कॉइल व्हेन M एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 या 180 हो तो टॉर्क कितना होता है भाई, 0 होता है, जो इक्विलिब्रियम वाला केस आपका बनता है। नेक्स्ट, When M and B are parallel, then equilibrium is, अगर पैरेलल है यानी कि 0 डिग्री वाला केस है तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा भाई, स्टेबल। 180 डिग्री वाला केस होता तो कौन सा केस होता भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होती थी 2 kp बाय आर क्यूब, तो 2 वाला फैक्टर आपको याद रखना है, 2m अपॉन एक्स क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। प्लेन वाला पॉइंट यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की जैसी बात हो रही है, तो वहां 2 वाला फैक्टर नहीं आता है, केपी बाय आर क्यूब आता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, करंट लूप प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसकी तरह काम करता है ये लूप, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है एट लार्ज डिस्टेंसेस, लेकिन कहां पर, बहुत ज्यादा दूरी। थैंक यू।